हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आज के इस क्लास में हम 12th केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा पछताना। ठीक है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट राउल्ट का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इंग्लिश भी जानिए। इंग्लिश जानने से कोई अंग्रेज नहीं होगा। इंग्लिश जानने से यह होगा कि आगे जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे तो इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, यह ध्यान रखना। तो आज से हम स्ट्रॉन्ग करते चलें। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, सब कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको पढ़ के जाना है। और मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे जो सोचते हैं कि केमिस्ट्री टफ है उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि इतने अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, चलिए शुरू करते हैं। देखो ध्यान से समझना, राउल्ट का नियम इंग्लिश में बोले तो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब देखिए राउल्ट का नियम होता क्या है। आपके फर्स्ट चैप्टर में दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है, और एक आपके सेकेंड चैप्टर में कोलराउस का नियम है। तीन ऐसे नियम है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नियम है ही नहीं। तो नियम कानून के साथ पढ़ लो इसको। देखो राउल्ट के नियम के अनुसार देखो होता क्या है, यही दो लाइन है भैया राउल्ट का नियम। इस दो लाइन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि किसी विलयन के, ठीक है, किसी विलयन के वाष्प दाब, कोई विलयन है भैया उसका वाष्प दाब होता है, उसका वेपर प्रेशर होता है, इंग्लिश में बोले तो वेपर प्रेशर। तो किसी विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का होता है मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि। ठीक है, तो किसी विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यही होगा विलेय का मोल प्रभाज। अब सबसे पहले हम काम क्या करते हैं भैया, सिंपल सा मैं बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमने ले लिया एक बर्तन, ठीक है, थोड़ा साइड में हम ले लेते हैं। ये हमने ले लिया है एक बर्तन, आपके घर में भी होगा भगोना है, भगोना, ठीक है, जिसमें खाना बनाते हैं मम्मी, तो वो बर्तन ले लीजिए। ठीक है, अब इस बर्तन में मैंने ले लिया है भैया पानी, बर्तन में पानी ले लेते हैं। पानी सबसे सस्ता है, सस्ता है, अच्छा है, ठीक है, जल ही जीवन है, फ्री के भी पानी उपलब्ध है, तो हमने ले लिया पानी। अब पानी जो होता है विलयन में वो विलायक हम ले लेते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है अगर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा विलायक। ये क्या हो जाएगा, विलायक। क्या है ये भैया, विलायक, क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलायक में मैंने ले लिया है जल। ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने भगोने में सिर्फ पानी लिया है, हमें विलयन अगर बनाना है तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलायक तो हमने ले लिया पानी, अब हमें विलेय लेना होगा तभी तो विलयन बनेगा, इसमें कुछ डालना होगा, चाहे आप चीनी डाल दें तो ये विलयन हो जाएगा, क्योंकि उसमें विलेय और विलायक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया पहले भगोने में पानी, ये है भैया विलायक, और इस विलायक का वाष्प दाब हम मान लेते हैं, ये शुद्ध विलायक है, इसके वाष्प दाब को हम लोग मान लेते हैं पी नॉट, इसके वाष्प दाब को हम पी नॉट मान लेते हैं। इतना समझ में आया। अब हम इसमें क्या डालेंगे, देखो भैया राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, मतलब हमें इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डालना है, या अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्ट कौन कौन से हैं, जैसे आपका है शर्करा, शर्करा का मतलब क्या भैया, चीनी, चीनी तो जानते होंगे वही शर्करा। ठीक है, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब अवाष्पशील पदार्थ हैं। ठीक है,
चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब अवाष्पशील पदार्थ हैं और अगर इनका विलयन है भैया तो उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता, धारा नहीं प्रवाहित होगी। अब आप लोग कहेंगे सर जी वाष्पशील पदार्थ कौन कौन से हैं, थोड़ा बता दीजिए जानकारी के लिए। तो बता देते हैं भैया, NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब वाष्पशील पदार्थ हैं क्योंकि ये विद्युत अपघट्य हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य का मतलब इनमें धारा का प्रवाह होगा क्योंकि इसमें सोडियम और क्लोरीन ये सब आयनों में टूट जाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन हमें इसमें लेना है राउल्ट के नियम में अवाष्पशील पदार्थ। जैसे हमने ले लिया चीनी को, तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया भैया चीनी को। ठीक, अब इस चीनी के टुकड़े को मैंने इसमें डाल दिया, ये देखो डाल दिया। ठीक है, अब ये आपका हो गया विलयन। देखो मैं ध्यान से समझा रहा हूं, आपको समझना है। ये जो ब्लू वाला है भैया ये विलेय है, क्या है ये विलेय है, और विलेय हमने ले लिया है शर्करा या चीनी आप बोल सकते हैं। ठीक है, शर्करा। अब ये टोटल हो गया विलयन। क्या हो गया, क्योंकि इसमें चीनी भी पड़ गया, पानी भी है, तो विलयन हो गया, दोनों आ गए क्योंकि विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, इसमें दोनों हो गए। ठीक है, अब ये जो आपका विलयन है इसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं। देखो विलयन का वाष्प दाब आपका है PS। अब इसका आपेक्षिक अवनमन जो है, ये जो आपका पूरा विलयन है, इसका जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मतलब इसका जो आपेक्षिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। अब देखो भैया एक चीज और याद रखना, जैसे आपका पानी था, हमारे नॉर्मल अगर जीवन में देखें तो देखो भगोने में आपने पानी ले लिया, उसको अगर आप गैस पे रखेंगे तो वो जल्दी उबलेगा, और अगर आप उसी पानी में चीनी मिक्स कर देंगे, अवाष्पशील पदार्थ मिक्स कर देंगे तो वो थोड़ा देर से उबलेगा। क्यों? क्योंकि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, मतलब वो देर से उबलेगा कंपेयर टू जल। ठीक है, समझ में? क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक आपको पता ही है, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक होता है। ठीक है, तो अगर केवल पानी को आप उबालेंगे भैया तो जल्दी उबलेगा, अगर चीनी पानी मिक्स करके उबालेंगे तो देर में उबलेगा, क्योंकि हमने विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को डाल दिया है, तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी और वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अगर आपका पानी था, पानी में आपने चीनी डाल दिया तो इसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी। वही वाष्प दाब में जो कमी है वो इस विलेय पदार्थ जो चीनी है इसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम है, यानी कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब की जो कमी है वो जो है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही राउल्ट का नियम है, सिंपल सा है। समझ में आया? तो कमी को कैसे निकालेंगे? देखो ये विलायक का वाष्प दाब जो पहले था उसमें से आप विलयन का वाष्प दाब घटा दें, ठीक है, कमी निकल आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। देखो यही तो कहा गया है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहां पे लिख देंगे विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, तो यहां पे जो वाष्प दाब में कमी हुई जब हमने विलेय पदार्थ को डाला, तो जो वाष्प दाब की कमी है वो इस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अब देखो अपेक्षिक अवनमन को हम क्या लिखेंगे? आपको करना क्या है, यहां पे शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P0, इसमें से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे। ठीक है, और नीचे भी P0 लिख देंगे। ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं? देखो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसको लिख दें ऊपर, मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, अपान नीचे भी विलेय के मोलों की संख्या होती है स्मॉल n प्लस विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N। ये आपका होता है मोल प्रभाज का फॉर्मूला। तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे आ गया? देखो भैया मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको मोल प्रभाज पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि विलेय का जो मोल प्रभाज होगा वो किसके बराबर होता है? विलेय के मोलों की संख्या, इसको मैंने लिखा है स्मॉल n से, अपान विलेय के मोलों की संख्या, इसको भी स्मॉल n से, प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इसको कैपिटल N से लिख दिया। यही इसका फॉर्मूला होता है। तो राउल्ट का नियम आपका कंप्लीट हो गया कि किसी
विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज का फॉर्मूला स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम एक काम करेंगे, एक चीज और लिख देंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, और जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका मोल प्रभाज है, इसको ऐसे कर देंगे। अब देखो यहां पे क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे देखो आपका पी नॉट क्या है, ये पहले जान लो। ये पी नॉट जो है भैया ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, लिख दो यहां पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी पीएस क्या है, तो इसको भी बताएंगे। पीएस ये है विलयन का वाष्प दाब, देखो एस का मतलब होता है सॉल्यूशन, तो ये है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर स्मॉल एन क्या है, ये वाला, तो ये भी बता देते हैं स्मॉल एन क्या है। ये स्मॉल एन जो है ये विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसको लिख देंगे विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब आप लोग कहेंगे कैपिटल एन क्या है, तो इसको भी मैं बता देता हूं, देखो छोड़ेंगे किसी को नहीं। कैपिटल एन आपका है विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, नोट करना चाहे नोट कर ले, मैं साइड में हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट नोट कर लिया, तो यही है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया। ये किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। यहां पे पी नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन है विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट का नियम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसकी सीमाएं, आखिर राउल्ट का नियम कहां कहां लागू होता है और कब लागू होता है। तो इतना समझ में आ गया, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने राउल्ट का नियम और उसका जो फॉर्मूला है उसको समझ लिया। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, कुछ सीमा होती है भैया, हर चीज की कोई ना कोई सीमा होती है। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, कोई बच्चा बहुत ज्यादा शरारती है, फरारत कर रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ देर तो टीचर कुछ नहीं बोलेंगे, चलो बच्चा है छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप लिमिट को पार कर देंगे भैया, फिर क्लास टीचर क्या करेगा, एक झापड़ लगा देगा तुरंत, ठीक है। तो वही चीज है, हर चीज की एक सीमा होती है, तो आप भी अपने लिमिट में रहिएगा, ठीक है। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, आखिर ये कहां और कब लागू होगा, इसकी लिमिटेशंस क्या है उसको समझो भाई। देखो राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम के विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब आप पतला विलयन समझ सकते हैं। जैसे देखो मान लीजिए ये हमारा बर्तन है, दो बर्तन हमारे पास हैं, ठीक है। इस बर्तन में हमने ले लिया पानी, देखो ये आपका पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक। और इस बर्तन में भी हमने पानी ले लिया थोड़ा सा, ये देखो पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, चीनी को डालते हैं, ये देखो चीनी, और इसमें भी चीनी को डालते हैं, ठीक। अब देखो इस विलयन में क्या है, पानी ज्यादा है चीनी कम है, यानी कि विलयन पतला है। जैसे आप खुद ही ले लो, गिलास ले लो, उसमें पानी ले लो, पानी में थोड़ा सा चीनी डालो, तो आपका जो शरबत है वो पतला रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा पतला। पतले का मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। और अगर आप लोग उसी थोड़ा सा पानी लें, उसमें चीनी ज्यादा डाल दें, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब सांद्र हो जाएगा। वही चीज है, मतलब जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है वो तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। और जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है वो सांद्र होगा।
मतलब पतला और गाढ़ा आप समझ सकते हैं अपनी दैनिक भाषा में, ठीक है। तो राउल्ट का नियम केवल इन्हीं के लिए लागू होगा, इनके लिए नहीं लागू होगा, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। मतलब ये जो नियम है ये अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होगा। वाष्पशील विलयन जो होते हैं वो इसका विचलन प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत अपघट्टों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। मैंने बताया था जो KCl होते हैं, NaCl होते हैं, ठीक है, H2SO4 होते हैं, ये सब भैया विद्युत अपघट्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो आयनों में टूट जाएंगे, उसमें धारा का प्रवाह इजीली होगा, तो इन सब पर ये लागू नहीं होगा। चौथा, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। मतलब जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, पूरी तरह जो संगुणित हो जाएंगे। तो ये राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं, ऐसे विलयनों पर ही राउल्ट का नियम लागू होगा, अगर विलयन ऐसे नहीं होंगे तो राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो सीमाएं हो गया बस भैया। लास्ट में थैंक यू आप सभी को, और ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा, ठीक है। राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, मैंने आपको समझा दिया जितना पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। इससे बेटर कोई नहीं समझाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं जब तक आपको टॉपर बनाएंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।